हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 6 है ज्योग्राफी का। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीव। तो डियर यहाँ तक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 का जो है आपका हिस्ट्री और सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उसमें सिविक्स बचा है। ठीक है, और क्लास 8 भी हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हम लोग साथ में जो है ये सब कर रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्द जो रहेगा क्लास 6, 7, 8 की जो NCERT की बुक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर हमारा इंटेंशन जो है यहाँ पे एक एक लाइन को डिस्कस करना है, इसलिए जो है हम छोटे छोटे पार्ट पे ही करते हैं, ताकि जो भी हम करें यहाँ से बेटर तरीके से करके जाएँ, ताकि ये हमारे सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आगे किसी भी कंपटीशन के लिए, अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी करें या BPSC के लिए, तो ये इसके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो रहेगा NCERT में से ही दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब हम आपका MCQ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको इससे जो है आइडिया मिल जाएगा कि चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले डियर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो, और प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर यहाँ पे क्या है ना, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवन में वन जीवन। ठीक है, इस ये जो चैप्टर है इसमें बहुत कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम लोग तो उसे डिस्कस कर लेते हैं आखिर है क्या। तो देखिए इसमें जो है ना, एक लड़की जो है, एक जो डिफरेंसेस वो प्राकृतिक में देखती है ना, जो वनस्पति जो देखती है, जो डिफरेंसेस वनस्पति में अलग अलग जगह में, उसके बारे में वो डिस्कस करती है। वो क्या है ना, आपका ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी, और वो आपका हिमाचल प्रदेश मनाली गई थी। तो याद रखिएगा मनाली कहाँ है, तो भाई ये हिमाचल प्रदेश में है, क्योंकि NCERT में है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो जैसे वो मतलब कि उसे सब स्मरण था कि ये बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, वो स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। मतलब वो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रही थी ना, वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति था ना, उसका रूप बदलते जा रहा था। मतलब हर जगह जो है अलग अलग चीज़ें उसको दिखने को मिल रहा था। जैसे कि गिरिपात में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। तो देख लीजिए यहाँ पे गिरिपात। ठीक है, गिरिपात में क्या है आपका, स्थित साल एवं सागवान के घने वन। ठीक है, तो याद रखिएगा साल एवं सागवान के घने वन कहाँ है, तो ये आपका गिरिपात में है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है आपका खत्म होते जा रहा था, और तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंखवाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। अब यहाँ देखिए, जैसे पर्वत की ढलान आया ना, उसको कैसे पत्ती दिख रहा है, तो उसको ना नुकीली पत्ती दिखाई दे रहा है। तो पर्वत की ढलान पर कैसे पत्ती पाई जाती है, पेड़ वाली पत्ती, तो नुकीली पत्ती वाली पेड़ पाई जाती है। ठीक है, इसको तथा देखिए सक्वाकार। ठीक है, शंखवाकार, सॉरी अगर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो, वितान और लंबे ब्रिज। ठीक है, लंबे पौधे कहाँ पे, तो पर्वत के ढलान पे उसको मिल रहा था। और जब वो मतलब चढ़ाई कर रही थी, मतलब वो जब पहाड़ पे चढ़ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे गिरिपात में उसको क्या मिला था, साल एवं सागवान के घने जंगल मिले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसे पता चला कि वह शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों का उसका ध्यान गया, और वो रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। ठीक है, ये देख लीजिए, और लंबे लंबे वृक्ष पर कैसे फूल फूले थे, लाल लाल फूल थे, और उसका नाम क्या था, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, तो मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। ये देख लीजिए कि रोहतांग दर्रे तक, ठीक है, मनाली से आगे क्या है आपका, रोहतांग दर्रे। तो रोहतांग दर्रे का है आपका मनाली से आगे, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे जो है छोटी छोटी घास कुछ स्थान पे क्या है, बर्फ से ढकी थी। ठीक है, तो सलीमा के अवलोकन से हमें अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। मतलब जब ये आपका मतलब चढ़ाई चढ़ी, ठीक है ना, फिर उसके बाद वो जब पर्वत के नीचे तक आई, तो किस तरीके से ये पेड़ और पौधे में डिफरेंसेस देखती है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो आपका वनस्पति की जो विशेषता है ना, वो
वो किस पे डिपेंड कर रहा, पहला तो उसको जलवायु पे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो यही इसका जो है मुख्य कारण है, ठीक है। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। देखिए वनस्पति की वृद्धि किस पे आपका डिपेंड होता है, तो ये आपका तापमान पे डिपेंड होता है और नमी पर डिपेंड होता है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, देखिए ये ढाल और मिट्टी की परत जो यानी जितना ज़्यादा मिट्टी रहेगा ना उतना वो मिट्टी की मोटाई इसलिए बोल रहा, उस पर भी ये निर्भर करता है, ठीक है। तो इन घटकों में अंतर के कारण किस स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। तो देखिए अगर हमें इस चीज़ का डिफरेंसेस सीखने को मिले तो ऑब्वियसली आपका जो प्राकृतिक वनस्पति रहेगा, मतलब जो अलग अलग जगह पे अलग अलग पेड़ पौधे दिखने को मिल रहा, तो वो भी इसी परिवर्तन की वजह से मिल रहा। किस परिवर्तन, तो भाई जो आपका मिट्टी की परिवर्तन हो रही है, जो आपका नमी की परिवर्तन हो रही है, तापमान की परिवर्तन हो रही है, इसके अलावा जो आपका जलवायु की परिवर्तन हो रही है, इसी के कारण जो हम लोग को प्राकृतिक वनस्पति की भी परिवर्तन देखने को मिलती है। तो आमतौर पर जो है हम लोग जो वनस्पति है ना उसको 3 श्रेणी में हम लोग डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। पहला है आपका वन, पहला क्या है आपका वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। देखिए तापमान और परिपूर्ण वर्षा, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, उपयुक्त तापमान होती है, ऐसे क्षेत्र में वृक्ष उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका घास स्थल, जहाँ पे मध्यम वर्षा होती है वहाँ पे घास स्थल रहता है। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, ठीक है, जहाँ पे पानी उतना नहीं होता है वहाँ पे आपका शुष्क क्षेत्र में ये कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब भी पढ़िए ना एनसीईआरटी तो ये जरूर देखिएगा, ठीक है, और कुछ करके सीखे। तो डियर हम बता दें ये जो है आपका पेडालॉजी टर्म्स है। क्या है आपका पेडालॉजी टर्म्स है, इसी कॉन्सेप्ट से लेकर आपका 4 या 5 क्वेश्चन जो रहता है पेडालॉजी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अधिगम के सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहता है, उसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि हमें कुछ करके देखना चाहिए या सीखना चाहिए। इस तरीके के अगर आपको ऑप्शन में दिखने को मिल जाए तो डियर ये जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ करके अगर हम लोग सीखते हैं या रियल में करके देखते हैं, रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं, तो वो अधिगम का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है ना। तो कुछ कीवर्ड जो है डियर हम आपको बताएंगे, और इस कीवर्ड को जो है आप जब प्रीवियस क्वेश्चन कीजिएगा तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पैडालॉजी का जो क्वेश्चन रहता है ना ये सिर्फ कीवर्ड से बनता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देख लिए कुछ करके सीखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में कि अधिगम का सबसे अच्छा तरीका, तो देख लिए कि हाँ कुछ करके है, तो वो अभ्यास करना, कुछ करके सीखना, तो वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण वो वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें, ठीक है। तो समझ में आ गया कि अगर हम भी कहीं घूमने जाते हैं, आप लोग भी कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पेड़ पौधे हैं, तो ऐसा क्यों है उस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सलीमा जो है जब वो ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है ना, तो वो देखी कि उसमें उसके भी जो पेड़ पौधे हैं वो अलग तरीके के हैं, और जब वो पहाड़ों से नीचे आ रही थी तब देखिए उस समय का जो पेड़ पौधा उसको मिला वो कुछ अलग मिला, तो इस तरीके से वो नोटिस की। देखिए सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व में विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाले विविध प्रकार के वनस्पति के बारे में बताया। उन्होंने उप ध्रुव प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ी, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उप ध्रुवीय
प्रदेशों में कैसा वन है, शंकुधारी वन है। तो शंकुधारी वन कहाँ है, उप ध्रुवीय प्रदेश में है, ठीक है। रेगिस्तान में कांटेदार, रेगिस्तान में कैसा है, कांटेदार झाड़ियाँ, अभी हम लोग पढ़े ना शुष्क स्थान पर रहती है, और रेगिस्तान शुष्क स्थान है तो वहाँ पे कैसा झाड़ी रहेगा, तो कांटेदार झाड़ी रहेगा। आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। दृढ़ कास्ट वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी। यहाँ पे देखिए डियर कि इसमें सलीमा ना ये समझ गई थी कि हिमालय के क्षेत्र में अगर हम लोग जाते हैं ना तो वहाँ पे हर प्रकार का वनस्पति मिलता है। तो हर प्रकार की वनस्पति कहाँ मिल रहा है, हम लोगों को हिमालय के क्षेत्रों में मिल रहा है, ठीक है। और हिमालय के क्षेत्र जो है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है, ठीक है। तो ये आपका हिमालय का क्षेत्र कैसे मिल रहा, तो जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने से हम लोगों को क्या मिलती है, तो ये आपका हिमालय के क्षेत्र मिलती है। क्लियर है ना, यहाँ पे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर। देखिए प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जलवायु का बदलाव है, ठीक है। क्या है, जलवायु का बदलाव है, ठीक है। तो पहला वन के बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्या आप जानते हैं ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है। सदाबहार वन कौन सा है, तो ये उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन हम लोग इसको कहते हैं। वन इतनी विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं, आप बता सकते हैं, यानी बहुत ही विशाल वन है, ठीक है। याद रखिएगा सदाबहार वन कौन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो कि ब्राज़ील की याद रखिएगा कहाँ है, ब्राज़ील में। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर इस वन का क्या क्या आपका जो है विशेषता है। पहला तो इन वनों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। तो देखिए वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। याद रखिएगा घना वन रहता है और भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध के पास जो है ये जो वन है ये पाया जाता है। ये क्षेत्र जो रहता है गर्म होता है एवं पूरे वर्ष जो है यहाँ पे बहुत ही पानी होता है, यानी सालों भर पानी होती है। और यहाँ का मौसम जो रहता है कभी भी आपका सूखा नहीं रहता है क्योंकि शुष्क नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सालों भर पानी आ रहा है तो कैसे शुष्क रहेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ जो रहती है ना कभी भी झड़ता नहीं है, क्योंकि हमेशा पानी बरसता रहता है तो हमेशा पत्ते जो रहते हैं उगते ही रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। इसलिए काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय क्या होता है ना, सूर्य का प्रकाश भी इस जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ कास्ट वृक्ष जैसे कि रोजवुड, आबनूस, महोगनी। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे किस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कैसा वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। तो आपको 3-4 वृक्ष दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस तरीके के वृक्ष पाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए आपका जो है टीचर लेवल का जो एग्ज़ाम होता है ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। सीटेट में जो है ऑनलाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि रोजवुड हो गया, आबनूस हो गया और महोगनी, ठीक है। याद रखिएगा रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। तो एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो विश्व का ये सबसे बड़ा सांप है। तो विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, एनाकोंडा है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में समझ गए सब चीज़ कि भाई ये जो वन होता है बहुत ही घना रहता है। सदाबहार इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हमेशा सालों भर पानी जो रहता है बरसता रहता है, कभी शुष्क नहीं होता और यहाँ सूर्य की प्रकाश भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके साथ साथ ये घना वन जो है भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास जो है पाया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपका जो एनाकोंडा जो है जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है वो भी इसी वन में पाया जाता है। इसके और इसमें कुछ पौधे जैसे कि आपका रोजवुड है, कुछ वृक्ष जैसे कि रोजवुड और आबनूस और महोगनी ये इसी वन में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो डियर ये जो था काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपको बता दिए। तो एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये जो है चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है इसका MCQ करेंगे। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं डियर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हमें इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी बताइए हमें। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।